दिन था शुक्रवार, तारीख थी 24 दिसंबर साल 1999। इस दिन एक प्लेन को त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली जाना था। सब सही जा रहा था। प्लेन में ज्यादातर कपल्स और फैमिली वाले लोग थे जो नेपाल से छुट्टियां मना के अपने घर लौट रहे थे। लेकिन इन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर इन लोगों के लिए कितना भयानक साबित होने वाला है। Good afternoon, passengers. This is the pre-boarding announcement for Flight 372A to Kansas City. ये कहानी इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी खौफनाक घटनाओं में से कांधार हाईजैक की है। Mystery hijackers of an Indian Airlines passenger plane are reported to have killed 4 of the 200 passengers on Indian officials tonight started trying to negotiate the release of more than 150 people still held on the hijacked Indian Airlines. Indian Airlines plane for 8 days. What really happened in Kandahar? कतार विमान हाईजैकिंग केस के आरोपी मिराजुद्दीन को पुलिस ने जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ से गिरफ्तार किया है। Lot of information is very clear. एक नॉर्मल दिन की तरह उस दिन भी सब कुछ सही था, बस प्लेन थोड़ी लेट थी। फिर शाम के 4 बजे ये प्लेन दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद प्लेन का क्रू पैसेंजर्स को लंच सर्व करने लगे। लंच इसलिए इतनी जल्दी सर्व किया जा रहा था क्योंकि ये जर्नी सिर्फ 1 घंटे 20 मिनट की थी। कॉकपिट में फ्लाइट कैप्टन देवी सरन, को पायलट राजेंद्र कुमार और फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा थे। फ्लाइट अटेंडेंट कॉकपिट से बाहर आते हैं तो ठीक इनके सामने एक आतंकवादी पिस्टल लिए खड़ा था। फ्लाइट अटेंडेंट कुछ बोले इससे पहले ही आतंकवादी ने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा, ये प्लेन हमने हाईजैक कर लिया है, अब जो भी करना है हम करेंगे। इस तरह से विमान टेक ओवर हुआ। मैं कॉकपिट से बाहर आ रहा था कि एक 5 फुट कुछ इंच थोड़ा मोटे शरीर वाले व्यक्ति ने मेरे को पिस्टल दिखाई और कहा कि हम तैयार हैं, टेक ओवर कर रहे हैं। इसके बाद हाईजैकर्स पैसेंजर्स को धमकी देते हैं, ये प्लेन हाईजैक हो गया है, अगर आपने हमारा सहयोग नहीं दिया तो हम सबको जान से मार देंगे। और क्रू को ऑर्डर देते हैं कि लंच देना बंद करो और आदमी, औरतों और बच्चों को अलग अलग करके उनकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं। हाईजैकर्स पायलट को इंस्ट्रक्शन देते हैं, फ्लाई वेस्ट, यानी प्लेन को पाकिस्तान की दिशा में ले चलो। डायरेक्शन था कि व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो आप? कहते इसको लाहौर ले चलो। तो हमने उनको समझाया कि लाहौर का तेल नहीं है हमारे पास। तो उसके बाद कहते हैं आपको लाहौर जाना पड़ेगा, नहीं तो हम अभी तैयारे को उड़ा देंगे। मैं तो गन पॉइंट पे जा रहा था, आई वॉज हेडिंग फॉर लाहौर ओनली। तो फिर आगे जाके भी मेरे को यही बोला गया कि लाहौर इज़ नॉट अवेलेबल। मैंने लाहौर को कॉन्टेक्ट किया, दे सेड लाहौर इज़ क्लोज फॉर यू। ठीक 4:40 पर पहली बार IC-814 प्लेन की हाईजैकिंग की खबर दिल्ली ATC को मिलती है। खबर मिलने के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग होती है। इस क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को लीड कर रहे थे यूनियन सेक्रेटरी प्रभात कुमार। उधर प्लेन में 5 हाईजैकर्स थे जिनके बारे में बाद में पता चलता है वो पाकिस्तानी उग्रवादी समूह हरकत उल मुजाहिदीन से थे। इन लोगों के पास पिस्टल, राइफल, बॉम्ब जैसे एक्सप्लोजिव्स थे। हाईजैकर्स इस प्लेन को पाकिस्तान एयर स्पेस के अंदर लेकर चले गए, लेकिन जब कैप्टन पाकिस्तानी ATC को बताते हैं कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है और हाईजैकर्स प्लेन को पाकिस्तान में लैंड करना चाहते हैं, तो पाकिस्तानी ATC पायलट से कहते हैं, इस प्लेन को यहाँ से लेकर जाओ, हम इसे अपने देश में लैंड नहीं होने देंगे। इसके बाद 6:04 पर कैप्टन देवी सरन इंडियन ATC को मैसेज देते हैं कि हमारी मदद करो, हाईजैकर्स प्लेन को किसी भी हाल में इंडिया में लैंड करना नहीं चाहते, बल्कि वो प्लेन को पाकिस्तान में लैंड कराना चाहते हैं, मगर पाकिस्तान इस प्लेन को अपने देश में लैंड कराने से साफ मना कर रहा है। हमारे प्लेन में फ्यूल भी बहुत कम बचा है। इसका मतलब था कि प्लेन को हर हाल में किसी पास के एयरपोर्ट में लैंड कराना ही होगा ताकि प्लेन की रिफ्यूलिंग हो सके, नहीं तो प्लेन कहीं भी क्रैश लैंड कर जाएगा। आमतौर पर इस तरह के प्लेन में उतना ही फ्यूल डाला जाता है जितना की ज़रूरत हो। अब इंडियन अथॉरिटीज़ के पास केवल 2 ऑप्शन थे। पहला, हाईजैकर्स को किसी तरह मना लें और प्लेन को अमृतसर में लैंड करवा लें। दूसरा, पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से बात करें कि प्लेन को लैंड करवा लें। इंडियन अथॉरिटीज़ ने दूसरा ऑप्शन चुनना बेहतर समझा, मतलब पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से बात करना।
जबकि इनको पता था कि पाकिस्तानियों ने पायलट से पहले ही साफ मना कर दिया है। लेकिन फिर भी इंडियन अथॉरिटीज़ ने सोचा शायद हमारी बात पाकिस्तान मान जाए और इस प्लेन को लैंड करा ले, क्योंकि अभी तक इंडिया से किसी ने पाकिस्तान से इस प्लेन के बारे में बात नहीं किया था। जबकि हाईजैकर्स किसी भी हाल में इंडिया में लैंड करना ही नहीं चाहते थे। फिर जब प्लेन में मात्र 1 घंटे का फ्यूल बचा तब जाकर 6:30 पर इंडियन हाई कमीशन ने पाकिस्तान से बात करी, लेकिन पाकिस्तान अपनी बात पे अड़ा रहा। पाकिस्तान से जवाब आता है, ये तुम्हारे देश का मैटर है, इसे तुम अपने ही देश में सुलझाओ, हम इस प्लेन को लैंड नहीं करने देंगे। ये खबर पायलट देवी शरण को बताई जाती है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने प्लेन को लैंड कराने से मना कर दिया है। फिर कैप्टन इंडियन अथॉरिटीज से कहते हैं कि हाईजैकर्स के सर पे भूत सवार है, इन लोगों ने 10 पैसेंजर्स को मारने के लिए चुन लिया है और ये लोग प्लेन को क्रैश लैंड कराने को तैयार हैं और प्लेन का फ्यूल भी खत्म हो रहा है। फिर कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स को समझाते हैं कि प्लेन की रिफ्यूलिंग करना बहुत जरूरी है और ज़्यादा देर तक प्लेन हवा में नहीं रह सकता, और अगर प्लेन क्रैश कर गया तो तुम्हारी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी, बेहतर है कि प्लेन को रिफ्यूल करवा लिया जाए। आखिरकार देवी शरण हाईजैकर्स को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। हाईजैकर्स प्लेन को अमृतसर में लैंड करने के लिए तैयार हो गए। दरअसल पाकिस्तान ने इस प्लेन को लैंड करने से मना करके अच्छा ही किया था। इससे इंडियन अथॉरिटीज को चांस मिल गया अपने ही देश में हाईजैकर्स से डील करने के लिए। फिर 6:44 पर फ्लाइट कैप्टन देवी शरण अमृतसर में राजा सांसी एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड करने लगे। फ्लाइट कैप्टन के मन में चल रहा था कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, गवर्नमेंट हमको बचा लेगी। I was hoping that we will get some kind of assistance there and this hijacking will end in Amritsar. इधर एयरपोर्ट में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को पहले ही निर्देश दिया जाता है कि प्लेन की रिफ्यूलिंग जितना हो सके उतना डिले करना है। कुछ ही मिनटों में अमृतसर के राजा सांसी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड हो जाता है। लैंड होते ही तुरंत प्लेन को रिफ्यूल करने की डिमांड हाईजैकर्स करने लगे, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटीज कोई जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप और एयरपोर्ट अथॉरिटीज अचानक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम फ्यूल टैंकर के साथ कुछ कमांडोज को भेजकर प्लेन के टायर पंचर कर दें ताकि प्लेन टेक ऑफ ही ना कर सके। लेकिन इस प्लान को रद्द कर दिया गया। इसके पीछे की वजह तो क्राइसिस मैनेजमेंट को भी नहीं पता, लेकिन एक थ्योरी बताई जाती है जो आगे पता चलेगी। We said to Amritsar that they should have a sniper or sharpshooter go along with the Bowser and shoot at the tires to disable the aircraft. Somehow or the other this didn't happen. There could be many reasons for it, but none that was communicated to us in the crisis management group. इसके बजाय एक दूसरा प्लान बनाया गया कि क्यों ना प्लेन का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया जाए। उधर प्लेन में हाईजैकर्स पैसेंजर्स पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। रिफ्यूलिंग में देरी हो रही थी, इसलिए गुस्से में एक हाईजैकर ने सतनाम सिंह नाम के एक पैसेंजर को चाकू मार दिया। फिर कैप्टन देवी शरण एटीसी को मैसेज देते हैं कि इन लोगों के पास AK-47 और बॉम्ब है, प्लेन को जल्दी से जल्दी रिफ्यूल कर दो। इन लोगों ने पैसेंजर्स को मारना शुरू कर दिया है, लेकिन एटीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। एयरपोर्ट में क्राइसिस मैनेजमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने पंजाब पुलिस के लोकल कमांडोज के साथ मिलकर प्लान बनाया कि एक फ्यूल टैंकर को प्लेन के सामने खड़ा कर दिया जाए ताकि प्लेन निकल ना पाए। फिर एक फ्यूल टैंकर को प्लेन के पास भेजा जाता है। फ्यूल टैंकर का ड्राइवर तेजी से प्लेन की तरफ जा रहा था, तो क्राइसिस मैनेजमेंट को लगा कि कहीं हाईजैकर्स को हमारे प्लान के बारे में शक ना हो जाए, इसलिए ड्राइवर को वॉकी टॉकी पर इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो टैंकर की स्पीड थोड़ी कम कर ले। लेकिन यहाँ पर पता नहीं ड्राइवर ने ठीक से सुना नहीं या उसके दिमाग में क्या सूझा, उसने टैंकर को रनवे पर प्लेन के सामने रोक दिया। ये सारा नज़ारा हाईजैकर कॉकपिट से देख रहे थे और वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। हाईजैकर्स ने पायलट से प्लेन को टेक ऑफ करने को कहा। इस प्लेन को यहाँ से तुरंत टेक ऑफ करो, नहीं तो हम पहले तुमको मारेंगे फिर सारे पैसेंजर्स को। आखिरकार पूरे 48 मिनट तक यह प्लेन अमृतसर में खड़ा था। फिर 7:49 पर प्लेन टेक ऑफ कर गया। प्लेन की किस्मत अच्छी थी जो सामने खड़े टैंकर से नहीं टकराया। कैप्टन एटीसी को मैसेज देते हैं, वी आर ऑल डाइंग।
we are heading towards Lahore. प्लेन के टेक ऑफ होने के तुरंत बाद एनएसजी के कमांडो यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब क्या फायदा। इस प्लेन को इंडिया से बाहर जाने देना मतलब था इंडियन अथॉरिटीज के हाथ से सुनहरा अवसर गंवा देना। और किसको पता था कि काश अगर ये प्लेन अमृतसर से बाहर नहीं गया होता तो शायद 26/11 और पुलवामा जैसे अटैक कभी होते ही नहीं। बाद में एक खुलासा हुआ था कि उस दिन अमृतसर में प्लेन में क्यों कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं किया गया था और क्यों प्लेन के टायर पंचर नहीं किए गए थे। दरअसल उस प्लेन में रॉ ऑफिसर शशि भूषण सिंह तोमर भी थे। शशि भूषण ब्रदर इन लॉ थे इनके सिंह के, जो पीएम के सेक्रेटरी थे। इनकी सेफ्टी के लिए पीएम अटल बिहारी के आदेश थे कि प्लेन को टेक ऑफ होने दो, लेकिन फैक्ट ये भी है कि शशि भूषण सिंह तोमर को इस हाईजैकिंग के बारे में पहले से पता था। दरअसल आर.के. यादव एक रॉ ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी किताब मिशन रॉ में बताया है हाईजैकिंग के कुछ दिन पहले रॉ ऑफिसर यूवी सिंह ने शशि भूषण सिंह तोमर को इन्फॉर्मेशन दी थी पाकिस्तानी किसी इंडियन प्लेन को हाईजैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ, वरना ये हाईजैकिंग शायद कभी होती ही नहीं। अब कहानी पर आते हैं। अब ये प्लेन पाकिस्तान पहुंच गया। कैप्टन देवी सर ने लाहौर एटीसी से प्लेन लैंड करने की परमिशन मांगी, लेकिन एटीसी ने फिर से मना कर दिया। लाहौर एटीसी को पता था कि प्लेन में फ्यूल नहीं है, हम चाहे जितना मना करेंगे लेकिन पायलट प्लेन को लैंड करवा ही देगा। इसलिए एटीसी ने रनवे की सारी लाइट और नेविगेशनल सिस्टम को ही बंद कर दिया और अब पायलट को जवाब देना भी बंद कर दिया। अब कैप्टन को समझ में नहीं आ रहा था कि एयरपोर्ट कहाँ पर है। एक जगह पायलट को बहुत सारी लाइटें दिखी तो कैप्टन को लगा शायद यही रनवे है, तो कैप्टन वहीं प्लेन को लैंड करने लगे। लेकिन जब 300 मीटर की हाइट पे प्लेन आ गया तो कैप्टन को समझ आया कि ये तो हाईवे है। फिर लाहौर एटीसी से कैप्टन ने कहा कि प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला है, अगर हमको रनवे नहीं मिला तो हम कहीं भी क्रैश लैंड कर जाएंगे। तब जाकर लाहौर एटीसी ने लाइट्स को चालू करके कैप्टन देवी सरन से कहा, ठीक है आप लैंड कर सकते हो, हम नेविगेशनल सिस्टम को चालू कर रहे हैं। लेकिन आज 24 साल बाद पता लगा कि दरअसल उस रात जब पाकिस्तानियों ने एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद करवा दी थी, तब पायलट देवी सरन और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जागिया ने प्लान बनाया था कि हम लाहौर एटीसी को ऐसा दिखाते हैं कि अगर हमको रनवे नहीं मिला तो हम कहीं भी प्लेन को लैंड कर देंगे। इसलिए हम जानबूझकर प्लेन को इतनी नीचे तक लाए ताकि ट्रांसपॉन्डर से हमारी लोकेशन का पता एटीसी को लग जाए और उन लोगों को सच में लगे कि ये लोग प्लेन को क्रैश लैंड करने जा रहे हैं। और ये प्लान काम कर गया था। लाहौर एटीसी ने मैसेज दिया कि हम रनवे की लाइटें चालू कर रहे हैं, तुम प्लेन को लैंड कर दो। फिर 8:07 पर हमने लाहौर में प्लेन को लैंड कर दिया। उधर इंडिया में लैंड होने की खबर पहुंच गई तो इंडिया से जी पार्थसारथी लाहौर गए और पाकिस्तानी अथॉरिटी से कहा कि हाईजैकर से डील करने में हमारी मदद करो। When the first news was heard, surely the NSG should have been put on notice to take off very quickly. फिर पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने एयरपोर्ट की सारी लाइटें फिर से बंद कर दी और पाकिस्तानी कमांडोज को प्लेन के चारों तरफ खड़ा कर दिया। फिर पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने हाईजैकर से औरतों और बच्चों को छोड़ने को कहा, लेकिन हाईजैकर्स नहीं माने और प्लेन की रिफ्यूलिंग होने के बाद ये प्लेन लाहौर से टेक ऑफ हो गया। इसके बाद हाईजैकर्स का प्लान था प्लेन को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ले जाना, लेकिन उस समय काबुल एयरपोर्ट में रात में लैंडिंग करने की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। फिर हाईजैकर्स ने कैप्टन देवी सरन से कहा कि प्लेन को ओमान ले चलो, लेकिन जब ओमान की एटीसी से बात हुई तो उन्होंने अपने देश में प्लेन को लैंड करने से मना कर दिया। इतने में एक हाईजैकर को इतना गुस्सा आया कि उसने रूपिन काटियाल नाम के एक पैसेंजर के गले में चाकू मार दिया, जिससे आगे चलकर उसकी मौत हो गई थी। ये अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाकर लौट रहा था जब यह घटना हुई थी। इसके बाद हाईजैकर्स प्लेन को पड़ोसी देश दुबई लेके गए। दुबई में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस प्लेन को लैंड करने से रोक दिया गया, लेकिन एक दूसरे एयरपोर्ट अल मिन्हाद एयरबेस पे लैंड करने की परमिशन दे दी जाती है। फिर प्लेन दुबई में लैंड हो गया। इंडियन अथॉरिटीज चाहते थे क्यों ना कुछ कमांडोज को दुबई भेज के प्लेन को टेक ओवर कर लिया जाए, लेकिन इसकी परमिशन दुबई की सरकार ने नहीं दिया। फिर कैप्टन हाईजैकर्स को बताते हैं कि अगर प्लेन को और कहीं ले जाना है तो प्लेन को रिफ्यूल करना पड़ेगा, प्लेन में फ्यूल नहीं है।
फिर हाईजैकर्स एटीसी से डिमांड करते हैं प्लेन की रिफ्यूलिंग के लिए, लेकिन यहाँ हाईजैकर से नेगोशिएशन किया जाता है। अगर प्लेन को रिफ्यूल करना है तो औरतों और बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हाईजैकर्स मान जाते हैं। फिर 27 लोगों को और रुपिन कात्याल की डेड बॉडी को प्लेन से उतार दिया जाता है। बदले में एक बार फिर से प्लेन की रिफ्यूलिंग कर दी जाती है। अगले दिन सुबह 6:30 पर दुबई से प्लेन टेक ऑफ हुआ और 26 दिसंबर को 8 बजे कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड हो गया। उस समय वहां तालिबान का राज था और इंडिया तालिबान को मान्यता नहीं देता था, बल्कि इसका विरोध करता था। तालिबानी अथॉरिटीज ने कहा कि हम हाईजैकर्स और इंडिया के बीच में समझौता कराएंगे, लेकिन इंडिया को तालिबान के इंटेंशन पर शक हो रहा था, क्योंकि प्लेन के चारों तरफ तालिबान के लोग बंदूक लिए घूम रहे थे। पर तालिबान का इस पर कहना था कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हाईजैकर्स पैसेंजर को कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि तालिबान ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि इंडिया कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन ना कर सके हाईजैकर्स के खिलाफ। आईबी चीफ अजीत डोवाल ने दावा भी किया था कि हाईजैकर्स को एक्टिव आईएसआई का सपोर्ट मिल रहा था और हाईजैकर्स को पहले ही सेफ एग्जिट की गारंटी दे दी गई थी, इसलिए हाईजैकर्स को वहां से निकलने की कोई टेंशन ही नहीं थी। और अगर आईएसआई का सपोर्ट हाईजैकर्स को नहीं होता तो इंडिया ये हाईजैक रिजॉल्व कर लेता। अब तक प्लेन में पैसेंजर्स की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। खाने की कमी, पानी की कमी, टॉयलेट ओवरफ्लो कर रहे थे। बार बार हाईजैकर्स पैसेंजर्स को जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। उधर इंडिया में पैसेंजर्स के परिवार वाले धरना प्रदर्शन करके इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रहे थे कि हाईजैकर्स की डिमांड मान लो, लेकिन इंडिया के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी हाईजैकर्स के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब वहाँ जबरदस्ती पैसेंजर्स के फैमिली के लोग घुस गए थे और जसवंत सिंह से कहते हैं हाईजैकर्स की डिमांड पूरी करो, हाईजैकर्स की जो भी मांग है उन्हें दे दो, हमको हमारे रिश्तेदार चाहिए। ये न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई, जिससे इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया। फिर 27 दिसंबर को इंडिया ने नेगोशिएटर्स की एक टीम भेजी हाईजैकर्स से डील करने के लिए। इस टीम में पहले इंसान थे विवेक कातजू, दूसरे इंसान थे जॉइंट सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तीसरे होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल अजीत डोवाल और चौथे कैबिनेट सेक्रेटेरिया से सीडी सहाय। टीम अपने साथ कुछ कमांडोज को प्लेन में छुपाकर लाई थी, जिसकी जानकारी ना तो तालिबान को थी ना तो हाईजैकर्स को। लेकिन टीम को ये नहीं पता था कि प्लेन के चारों ओर तालिबान के लोग बंदूक और टैंक लिए खड़े थे। इसलिए टीम ने हाईजैकर्स से डील करना ही बेहतर समझा और फिर हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड रखी 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर और 36 आतंकवादियों की रिहाई, जिसमें से एक सज्जाद अफगानी की बॉडी भी शामिल थी। सज्जाद अफगानी फाउंडर था हरकतुल मुजाहिदीन का। इसको जेल से भागते वक्त गोली मार दिया गया था, जिससे इसकी मौत हो गई थी। इसी प्लेन में स्विट्जरलैंड का एक व्यक्ति था रोबर्टो ज्योरी, जो दी ला रुई ज्योरी कंपनी के मालिक का बेटा था। ये कंपनी उस समय दुनिया भर की डॉलर करेंसी की प्रिंटिंग को कंट्रोल करती थी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक अरबपति का बेटा था। आखिरकार कई दिनों की नेगोशिएशन के बाद डील हुई, सिर्फ 3 आतंकवादियों के बदले सारे पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाएगा। As a result of the negotiations with the Taliban and the hijackers, there has been an agreement for the release of all the hostages in exchange for 3 militants. How many? 3. ये 3 आतंकवादी थे मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। फिर 30 दिसंबर को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चीफ एएस दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सीएम फारूक अब्दुल्ला से 2 आतंकवादियों को छोड़ने को कहा, जो उस समय कश्मीर की जेलों में सजा काट रहे थे। लेकिन अब्दुल्ला नहीं चाहते थे कि वो आतंकवादियों को छोड़े और दुल्लत से कहते हैं इसका बाद में बहुत बुरा असर पड़ सकता है। पर गवर्नमेंट का इतना प्रेशर था कि इन्हें मानना ही पड़ा। बाद में फारूक अब्दुल्ला की कही बात सच साबित हुई। साल 2000 में मौलाना मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद की स्थापना की, इंडियन पार्लियामेंट अटैक कराया,
2008 में मुंबई पर अटैक कराया और 2019 में पुलवामा अटैक करवाया, जिसमें 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। हाईजैकर्स के कहे अनुसार तीनों आतंकवादियों को इंडिया की अलग अलग जेलों से दिल्ली लाया गया और सीधा कांधार भेज दिया गया और फाइनली 7 दिन खौफ में रहने के बाद हाईजैकर्स ने पैसेंजर्स को आतंकवादियों के बदले में छोड़ दिया। फिर एक रिलीफ प्लेन से सारे पैसेंजर्स को इंडिया में लाया गया। अब सबको लगा कि तालिबान हाईजैकर्स और तीनों आतंकवादियों को पकड़ लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसकी बजाय तालिबान ने हाईजैकर्स और तीनों आतंकवादियों को अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर होते हुए क्वेता पाकिस्तान में छोड़ दिया। इंडिया समझ गया कि तालिबान का कितना बड़ा हाथ था इस हाईजैकिंग में। बाद में सीबीआई की जांच में हाईजैकर्स के बारे में पता चला कि हाईजैकर्स पाकिस्तानी थे और जो 36 आतंकवादियों की रिहाई हाईजैकर्स डिमांड कर रहे थे उनमें से 34 भी पाकिस्तानी थे और दाऊद इब्राहिम ने इन हाईजैकर्स को प्लेन तक पहुंचने में मदद करी थी। इन हाईजैकर्स में से मिस्त्री जहूर इब्राहिम, जिसने रूपिन कात्याल को चाकू मारा था, उसे किसी ने गोली से मार दिया था। इसे किसने मारा ये आज तक मिस्ट्री ही है। मैंने वीडियो में एक जगह बोला था डॉक्टर ने रूपिन कात्याल को चाकू मारा था। मैंने इसलिए वो कहा था क्योंकि प्लेन में हाईजैकर्स मंकी कैप पहने हुए थे, इसलिए पैसेंजर्स भी श्योर नहीं थे कि उसे किसने चाकू मारा था। इस प्लेन में 171 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स थे, जिसमें से एक पैसेंजर की जान गई थी और 17 लोग घायल हुए थे। पैसेंजर्स से जब हाईजैकर्स के नाम पूछा गया तो पैसेंजर्स ने बताया था कि वो अपने नकली नाम से एक दूसरे को बुला रहे थे, जैसे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला, शंकर। बाद में इन हाईजैकर्स के असली नाम सामने आए। इब्राहिम अथर एज चीफ, शाहिद अख्तर सैयद एज डॉक्टर, सनी अहमद काजी एज बर्गर, मिस्त्री जहूर इब्राहिम एज भोला, साकिर एज शंकर। इस घटना पर बेस्ड कई किताबें लिखी गईं और बहुत सारी फिल्में इस घटना पर बेस्ड बनाई गईं। पर अच्छी बात यह है कि इस हाईजैकिंग के बाद आज तक इंडिया की कोई दूसरी प्लेन की हाईजैकिंग नहीं हुई। खैर उस टाइम एयरपोर्ट पर ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। इस हाईजैकिंग के बाद नेपाल ने अपने सारे एयरपोर्टों में एक्सरे मशीन लगा दी और साल 2000 में ये प्लेन को भी रिटायर्ड कर दिया गया।